फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस द बर्थ ऑफ आचार्य प्रशांत, उनके एकेडमिक्स के बारे में, उनकी जो अचीवमेंट्स थी बचपन में, कैसे उनको एनटीएससी स्कॉलरशिप मिली और कैसे उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपने फादर की कलेक्शन में से सारी बुक्स पढ़ डाली थी और 11-15 की उम्र तक आते आते उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। और कुछ टाइम बाद उनके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है गाज़ियाबाद में। तो यहाँ से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे जब उनके फादर का, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। The particular age and the change of city accelerated the process that had already taken deep roots. तो आचार्य प्रशांत जी के जो फादर होते हैं वो पहले लखनऊ में थे, तो अब उनका ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद में हो जाता है जो कि दिल्ली के नज़दीक है। तो यहाँ पर से उनकी जो प्रक्रिया है आगे की वो शुरू होती है। He took to waking at night and beside studying would often be staring silently at the night sky. अब वो रातों को जगना शुरू कर देते हैं, मतलब रातों को जागना शुरू हो जाता है और पढ़ाई के साथ साथ वुड ऑफ्टन बी स्टेयरिंग साइलेंटली एट नाइट स्काई, और चुपचाप आसमान की तरफ रात को देखने लग जाते थे। हिज पोएम्स ग्रू इन डेप्थ एंड लॉट ऑफ देम डिवोटेड टू द नाइट एंड द मून। और उनकी जो पोएम थी वो और बढ़ने लग जाती है, और डेप्थ यानी कि और ज़्यादा वो उनको डेप्थ में लिखना शुरू कर देते हैं अपनी पोएम को, जो ज़्यादातर नाइट और मून के बारे में होती थी, यानी कि रात और चांद पर वो काफ़ी पोएम लिखते थे। रेदर देन academics, his attention started flowing increasingly towards the mystical, यानी कि एकेडमिक्स के बजाय उनका जो इंटरेस्ट था वो रहस्य की तरफ बढ़ने लग गया था। तो क्या रहस्य था वो देखते हैं। ही nevertheless continued to do well academically and gained admission to the prestigious Indian Institute of Technology। तो वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करने के साथ साथ यानी कि एकेडमिक्स यानी कि स्कूल टाइम में बहुत अच्छा करते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने आईआईटी यानी कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया था। हिज ईयर्स एट आईआईटी वेर फुल ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, डीप इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड साइनिंग एज अ डिबेटर एंड एज एन एक्टर इन नेशन वाइड इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन। तो आईआईटी में वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे दुनिया को, जैसे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व थे आईआईटी में, और साइनिंग एज अ डिबेटर यानी कि वो डिबेट भी करते थे आईआईटी में। और काफ़ी इवेंट्स होते थे, कंपटीशन, उनमें वो एक्टर का यानी कि उनमें एक्टिंग भी करते थे, एक्टर भी वो करते थे, एज एन एक्टर एक्टिंग भी करते थे कंपटीशन और इवेंट्स जो आईआईटी में होते थे। ही वॉज अ वाइब्रेंट फिगर ऑन द कैंपस, अ डिपेंडेबल स्टूडेंट लीडर एंड अ सोलफुल परफॉर्मर ऑन द स्टेज। तो वो एक काफ़ी अच्छे वाइब्रेंट फिगर यानी कि काफ़ी अच्छे फिगर थे अपने आईआईटी कैंपस में, और काफ़ी एक अच्छे यानी कि हम कह सकते हैं डिपेंडेबल यानी कि डिपेंडेबल स्टूडेंट लीडर भी थे एक, यानी कि वो स्टूडेंट लीडर थे आईआईटी में। और ये परफॉर्मर भी थे स्टेज में, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर, यानी कि आप कह सकते हैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। He would consistently win debate and extempore speech competition in which participants from across the country would compete, and would also win prizes for directing and acting in meaningful plays। तो जो आचार्य प्रसाद जी थे ये काफ़ी डिबेट को जीतते भी थे जो आईआईटीज़ में होती थी। और एक्सटेम्पोर स्पीच यानी कि एक ऐसी स्पीच, एक्सटेम्पोर स्पीच मतलब ऐसी स्पीच होती है जिसकी तैयारी पहले से नहीं की होती है आपने। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपका अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले देता है अगर कोई टीचर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर टेस्ट, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन। तो विदाउट प्रिपरेशन अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच। तो इसमें भी काफ़ी कंपटीशन होता था जिसमें पूरी दुनिया से मतलब पूरी कंट्री के लोग compete करते थे, क्योंकि आईआईटी में तो आपको पता ही है ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसमें भी जीतते थे और प्राइजेस इनको मिलते थे, और काफ़ी ये मीनिंगफुल प्लेस भी करते थे, यानी कि काफ़ी एक्टिंग भी करते थे आईआईटी में। इन वन ऑफ द प्लेस ही गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर अ परफॉर्मेंस इन विच ही डिड नॉट अटर अ वर्ड एंड मूव नॉट अ सिंगल स्टेप। और कुछ नाटकों में इनको इन्होंने काफ़ी नाटक किए थे, तो उनमें से एक नाटक में इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। तो जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है ये उनको इस उस परफॉर्मेंस में मिला था जिसमें कि इन्होंने ना एक शब्द बोला और ना ही ये एक स्टेप भी चले थे। तो आप समझ सकते हैं वो परफॉर्मेंस कैसी होगी। हो सकता है उसमें फेशियल एक्सप्रेशन से इन्होंने कुछ पोर्ट्रे किया हो। He had been sensing since long that there was something fundamental amiss in the way most people perceive the world, the way our minds are conditioned to operate, and hence something is disordered in the way the relationship between people are, and the way worldly institutions are designed, the way our societies function, basically the very way we live।
तो आचार्य जी ने एक चीज़ उनको एक चीज़ महसूस हो रही थी उनको कि जिस तरीके से लोग दुनिया को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, परसीव करते हैं दुनिया को, उसमें मूल तरीके से कुछ गड़बड़ है उसमें। क्या गड़बड़ है? जिस तरीके से हमारा दिमाग कंडीशन होता है काम करने के लिए, और जिस तरीके से हम रिलेशनशिप रखते हैं, संबंध रखते हैं लोगों के साथ, या कोई जो संस्थाएं हैं जिस तरीके से वो डिज़ाइन होती हैं, जिस तरीके से हमारे समाज में कोई फंक्शन, सोसाइटीज़ फंक्शन यानी कि कुछ काम वगैरह, या फिर जो हमारी सोसाइटीज़ फंक्शंस जो होती हैं, जैसे जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, बेसिकली वो क्या है, डिसऑर्डेड है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। मतलब समझ रहे हो ना आप? जो ये सारी चीज़ें हैं इनमें क्या है, गड़बड़ी है, ऐसा आचार्य जी को लगता था, महसूस होता था। सो ही हैड स्टार्टेड सीइंग दैट इनकम्प्लीट परसेप्शन वॉज एट द रूट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जो अपूर्ण धारणा है, इनकम्प्लीट परसेप्शन है, उसकी वजह से ही हम दुख पाते हैं। यानी कि जो हमारा इनकम्प्लीट परसेप्शन है टूवर्ड्स द वर्ल्ड, वी डोंट ट्राई टू परसीव द वर्ल्ड फुल्ली, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड with our incomplete perception, that was the root of human suffering according to the Acharya Prasad. He was deeply disturbed by man's ignorance and cultivated inferiority and the evils of poverty and evils of consumption, violence towards man, animals and environment, and exploitation based on narrow ideology and self-interest. तो आचार्य जी जो हैं वो मनुष्य की अज्ञानता, हीनता, इन्फेरिटी, हीनता, मनुष्य की अज्ञानता, हीनता और गरीबी की बुराइयाँ, उपभोग यानी कि कंजम्पशन की बुराइयाँ, और मनुष्य, जानवर और पर्यावरण के प्रति जो हिंसा है, और छोटी जो आइडियोलॉजी यानी कि छोटी विचारधारा, और जो सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि स्वार्थ, इनके जो एक्सप्लॉयटेशन, इनके कारण जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे इन सब चीज़ों से, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हिज एंटायर बीइंग वॉज रेयरिंग टू चैलेंज द ऑल परवेसिव सफरिंग्स। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो जो आचार्य जी का व्यक्तित्व है वो इन सब चीज़ों को चुनौती देना चाहते थे। एज अ यंग मैन ही गेस्ड दैट द इंडियन सिविल सर्विस और द मैनेजमेंट रूट माइट बी एन ऑप्ट टू टेक। तो उस समय वो यंग थे, तो उनको लगा शायद इंडियन सिविल सर्विस या मैनेजमेंट करके ये काम किया जा सकता है, ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कुछ काम किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडियन सिविल सर्विस या मैनेजमेंट किया जाए। He gained admission in Indian Civil Service and the Indian Institute of Management IIM Ahmedabad in the same year. तो इंडियन सिविल सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया था, और उसी साल उनका कैट निकल गया था, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनको अहमदाबाद में उनको एडमिशन मिल गया था। यानी कि एक ही साल में उन्होंने यूपीएससी और कैट दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर लिए थे। However, because the service allotted him based on his rank was not Indian administrative service, लेकिन जो यूपीएससी उन्होंने निकाला था उनमें आचार्य जी को आईएएस नहीं मिला हुआ था। उनको दूसरी, उनकी रैंक थोड़ा पीछे थी, तो उनको थोड़ा आईएएस नहीं मिला हुआ था, उनकी सर्विस कुछ और थी। द सर्विस डेट ही हैड wanted, and because he could already see that the government not the best place where revolutionary change could be brought about, he opted to go to IIM. तो जो उनको सर्विस चाहिए थी यूपीएससी के थ्रू आईएएस, वो तो उनको मिली नहीं, लेकिन उनको एक चीज़ और समझ में आ रही थी कि गवर्नमेंट जॉब करके या गवर्नमेंट के थ्रू हम कोई रेवोल्यूशनरी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने आईआईएम में जाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो अब आईआईएम में आईआईएम में वो चले गए थे। तो आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, व्हेन ही वेंट टू आईआईएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।